हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 9th में कृतिका में चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग करते हैं। ओके, इस चैप्टर नेम है मेरे संग की औरतें। इसमें क्या बताया गया है कि वर्तमान औरतें और आज से पहले की औरतें में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। ओके, सो देखिए बेटा, चैप्टर नेम है मेरे संग की औरतें। यस, देखिए, मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानी कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही सुनी न हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म यानी अर्थ समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी यानी पर्दा करने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री यानी वकालत पढ़ने विलायत यानी विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौट और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी यानी बोलने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह रही है। यानी सब आश्चर्य में पड़ गए कि जो कभी अपने लोगों से भी नहीं बोलती थी वह दूसरे से क्या बात करेगी। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज था यानी आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता है कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, यानी पूर्वजों का पैसा नहीं था बिल्कुल। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई, यानी सादा जीवन उच्च विचार। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं
कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी, यानी नाजुक। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। यस, क्यों नहीं कि उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उसके रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म की ओर गाड़ा बना चुकी थीं। दूसरी वजह, माँ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थीं। उनके ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी, यानी घर में उनसे सलाह मशवरा किया जाता था। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चे की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती थीं। जाहिर है, जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, तिस से पूछकर, उनके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। उन्होंने हमें लाड़ किया उन्होंने हमें कभी लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर-बार नहीं संभाल पाती थीं, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताब पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में। वे बिस्तर पर लेटे लेटे करती रहती थीं। फिर भी, जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनमें आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। यानी घरवाले कैसे थे? सब बहुत अच्छे थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्या थी, जबकि वह पत्नी, माँ, बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थीं। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और वे एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थीं। यस, लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, यानी अलग हट के काम करने का। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की उनके पास सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई।
मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, या गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उनका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। यानी दादी ने क्या मांगी मन्नत कि मेरे सबसे पहले पोती ही हो। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा न हुई हो। यानी पहले भी कन्या थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी तो अब कन्या मांग ली, तो कन्या पहले से भी थी। इसीलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादी जी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, यानी भगवान की अनन्य भक्त थीं। बेतार का तार इधर वो तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थीं कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा हो। यस, भगवान को कन्या कहें, भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे, यानी घबरा जाते थे चोर भी। माँ जी और नानी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी थी, खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं कि किसी शादी के सिलसिले में नक्कुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सर धज कर रत जगह मना रही थीं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगा करें दीवार में छेद करके हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। न चोर था पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बड़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं चोर, मैं युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी के बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उसका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा। प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी। किसने कहा? चोर ने। क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? माँ जी ने कहा, हाँ। अब खानदानी विरासत कहिए, जीवाणुओं का प्रकोप। उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी की चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही।
15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी, यानी वहाँ जाने को मना कर दिया। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते रहते थे, चुप्पी साध गए। मैं बददस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक यानी शौक था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी लोग पलायन यानी जा चुके हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसे मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। इस वक्त ब्रदर्स कारामजोव मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढ-मड्ढ हो गए यानी मिल गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक एक अध्याय पढ़ा, कितना बाद। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगवत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घरघुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता, अब भी नहीं है। नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4-5वीं बेटियां पैदा हुईं तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ
कोई फ़ायदा है वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय न लगा, न रेनू को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आ रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेनू ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। एक बात हम में एक सी रही। घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के छोटे से कस्बे में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेजों की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। यानी मैंने नाटक जो शुरू किया था, नाटक बनाना, उसमें औरतों को और मर्दों के साथ काम करना शुरू करवा दिया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। जब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप के दरख्वास्त की कि उसका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाली प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां से अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग खास स्कूलों में दाखिला भी पा गए। मैंने अनेक मौके पाए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह पर खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1925 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती, पुलों के नीचे पानी भर जाता और तमाम यातायात ठप हो जाता। इस कायामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थीं। दफ्तरों में भी पानी आ गया। अगली सुबह किसी सुबह
किसी तरह का कोई वहाँ सड़क पर नहीं निकला। किस लिए? पानी की वजह से। जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा था। स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी, यानी रुक गई थी। सड़कों पर पानी था, पर और बरस नहीं रहा था। रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था, यानी स्कूल। चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया। रेनू को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। यस बेटा, सो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, क्या बताया है इसमें कि जो दादी थी इसमें उसने क्या मन्नत मांगी थी? बेटी होने की। जबकि आज के समाज में क्या करते हैं? आज के समाज में मोस्टली औरतें क्या करती हैं कि हाँ बेटा ही होना चाहिए, जबकि दोनों ही बराबर हैं, बेटा और बेटी भी। आप इसे दोबारा से पढ़ के समझ लीजिए बेटा। ओके, सो